नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। करियर गाइडेंस शुरू करने का एक अहम मकसद जो मुनसिफ टीवी का है वो ये है कि जब कभी हम किसी से अपने करियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो शख्स का किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से वो आता है या उसका किस करियर से रिश्ता है। ये जाने बगैर कि हम किस करियर में जाना चाहते हैं, हम किसी से भी जाकर के पूछ लेते हैं उस करियर के बारे में, और उमूमन ये देखा गया है कि जो शख्स हमको राय दे देता है उसका हमारे कोई मुस्तकबिल से लेना देना नहीं होता। इन चीज़ों की जो हम गलती करते हैं, इस वजह से काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो करियर से मुताल्लिक़ किसी से भी जब डिस्कस कर लेते हैं तो उनको जब आगे चलकर ये महसूस होता है कि ये इनका जो करियर के लिए इन्होंने रास्ता चुना था वो बाज़ औक़ात या अक्सर कह लीजिएगा गलत चुना था। इसलिए हमको ये बेहतर तरीक़े से जांच लेना चाहिए कि जिस शख्स से हम करियर के बारे में डिस्कस करते हैं उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड किस करियर से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कभी हरगिज़ इंजीनियर या फिर वकील साहब से जाकर ना डिस्कस कर लें कि आपको डॉक्टर बनना है। उसी तरीके से अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर वकील साहब या डॉक्टर से कभी डिस्कस ना करें कि आपको इंजीनियर बनना है। दूसरी, इस प्रोग्राम को शुरू करने का अहम मकसद ये है कि इस प्रोग्राम में हम जनरली स्किल बेस्ड या फिर टेक्निकल बेस्ड करियर से जुड़े या प्रोफेशन से जुड़े उन्वानात पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं या फ्रेशर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से जुड़े होते हैं। 5% जो लोग होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह की तरफ जाते हैं। तीसरी अहम वजह कि मेडिकल, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग या फिर लॉ, इन 4 चीज़ों को छोड़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इनके अलावा कई एक सारे प्रोफेशंस है जो स्किल बेस्ड है, टेक्निकल बेस्ड है, जिसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है या आपका जो करियर है वो सिक्योर हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करियर गाइडेंस प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बुध और जुमेरात की रात 9:30 ता 10:30 बजे पेश किया जाए। प्रोग्राम रास्त टेलीकास्ट होता है, और जैसा कि मैंने फरमाया है कि हम जो इस प्रोग्राम में टेक्निकल या स्किल बेस्ड करियर पर गुफ्तगू करते हैं तो इन्हीं चीज़ों से जुड़े एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। आज का जो उन्वान है करियर गाइडेंस में, जो स्पेशल हम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, जिस करियर पर गुफ्तगू करेंगे वो होगा करियर इन फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी से जुड़े कई कोर्सेज हिंदुस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं, और इस कोर्सेज करने के बाद बहुत सारे बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ना ही हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपको मिल सकते हैं। करियर इन फायर एंड सेफ्टी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है फ़ेरोज़ अहमद ख़ान साहब। आप एक्स साइट इंजीनियर हैं। आपने किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है अल ज़ुग़ैबी, इसमें आपने अपनी खिदमत अंजाम दिया, और गुज़िश्ता 1 दहर से ज़्यादा से आप हैदराबाद दक्कन में फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज़ को लेकर के जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं उनको ट्रेन करते हैं। आपके बाजू में है एक और हमारे गेस्ट, मैं बात कर रहा हूँ अफरोज़ अहमद ख़ान साहब की। अफरोज़ अहमद ख़ान साहब कंट्री मैनेजर हैं एडॉप इंस्टॉलेशन सर्विसेज कंपनी है आपकी, इसमें आपकी ही कंपनी है। आपने मुंबई मेट्रो स्टेशंस, हैदराबाद मेट्रो स्टेशंस और राजीव गांधी एयरपोर्ट जो हैदराबाद दक्कन में है, इसमें भी आप सप्लाई भी करते हैं और इंस्टॉलेशंस भी करते हैं। जो बच्चे फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज से फ़ारिग होते हैं इसके बाद आप इनको रहनुमाई करते हैं, और जहाँ तक हो सके तलीमकान आप ही की कंपनी में आप मौक़े भी फ़राहम करते हैं इन बच्चों को जॉब्स के लिए। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आज के दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, बेहद खुशी है। हम ज़रूर आज फायर एंड सेफ्टी पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चूँकि प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात भी नज़र आ रहे होंगे। जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम रास्त टेलीकास्ट होगा। प्रोग्राम
करियर गाइडेंस में जब भी आप फ़ोन करें तो मुख्तसर से सवालात कीजिएगा, मज़ीद कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ख़ुद पूछ लूँगा। सेल फ़ोन पर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद करना कमरे में। एक अहम चीज़, जब आप मुझसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं तो टेलीफ़ोन पर ही मुझे सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़, सबसे पहला सवाल मैं फ़ेरोज़ अहमद ख़ान साहब से करना चाहूँगा कि फ़ायर एंड सेफ्टी से जुड़े ये कोर्सेज़ को हिंदुस्तान हो या फिर ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो कब इसकी शुरुआत हुई, क्या वजूहात थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन सा भाई क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, नाम बता दीजिए फिर एक बार। मोहम्मद रिजवान निजामाबाद से। जी रिजवान साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि 550 में जिससे निबोश में आईजीसी वर्क स्टेजेस होते हैं ना, यही कोर्सेज करने पर ही माफ होते हैं? इसके अलावा भी कोई जनरल किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लें तो हमें उस सर्टिफिकेट पे अडॉप्टेशन वगैरह करने में सहूलत होगी क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा पहला सवाल आप मैं जैसा मुख्तसर सा इस प्रोग्राम में तारुफ हो जाएगा कि फ़ायर एंड सेफ्टी जो कोर्सेस है इसको ग्लोबल लेवल पर या फिर हिंदुस्तान लेवल पर कब शुरू किया गया, इसके क्या मकासद थे? फ़ेरोज़ ख़ान साहब से आप मुलाहिज़ा फरमाइए। जी साहब। सबसे पहले सेफ्टी शुरू की गई, फायर एंड सेफ्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो सेफ्टी शुरू करने की वजह ये थी कि 1880s में ब्रिटिश में एक कपड़े बनाने की मिल थी जी, कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी। उसमें जो है एक वर्कर का दायां हाथ वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कट गया। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट 1880s में एक लॉ पास करे कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में एक सेफ्टी रूल होना ज़रूरी है जी। तो ये 1880s में सेफ्टी मूवमेंट के तौर पे पास हुआ। लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क़ायम नहीं की गई कि सेफ्टी का अवेयरनेस जो है आम पब्लिक में या एम्प्लॉयज़ में या वर्कर्स में जो है उनको अवेयर किया जाए। इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन क़ायम नहीं हुई। 1884 में जर्मनी में फिर से यही मूवमेंट लागू हुआ। उसके बाद में सबसे पहला सेफ्टी मूवमेंट इंडिया में क़ायम हुआ जो कि 1898 में, जिसका नाम है पेसो, PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1898 में जो है इंडिया में काउंसिल हुआ। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो यहाँ पे क़ायम किया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिया है। उसके बाद धीरे धीरे सेफ्टी का अवेयरनेस प्रोग्राम आगे बढ़ते गया और सारे लोगों को धीरे धीरे जो है सेफ्टी के बारे में नॉलेज मिलते गई। लेकिन आज का जो अपना कंटेंट है वो कंटेंट है फायर एंड सेफ्टी जी। तो ये फायर एंड सेफ्टी जो है ये बहुत अहम है। सेफ्टी यानी कि हर प्रोफेशन में सेफ्टी ज़रूरी है, बेशक, लेकिन दूसरे प्रोफेशंस में हज़ार्डियस फैक्टर्स जो है वो कम होते हैं कंपेयर टू फायर, क्योंकि फायर जो है वो बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है और उसके हज़ार्ड्स भी बहुत डेंजरस हज़ार्ड्स है। तो इसीलिए फायर एंड सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को ये सेफ्टी के बारे में सीखना ज़रूरी है। कम से कम सीखना नहीं चाहे तो मालूमात तो करना ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स भी जो है अक्सर किचन वगैरह में जब खाना वगैरह पकाते रहते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी फायर है। तो इससे मैं तो बोलता हूँ कि हर शख्स को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सेफ्टी अवेयरनेस रहना ज़रूरी है हर किसी। बेशक। दोस्तों, जैसा साहब ने फरमाया कि 1880 की बात है जब बरतानिया में एक ब्रिटिश कंपनी थी, वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते थे। एक एक्सीडेंट वहाँ से जो अहम चीज़ इसकी शुरुआत हुई कि कंपनीज़ में या फैक्ट्रीज़ में सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस लाया जाए और उसी को लेकर के इंस्पेक्टर्स वगैरह का भी तकर्रुरात होते हैं इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। इस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से तकर्रुरात होते हैं। बहरहाल ये अहम मकसद था तो फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ में सेफ्टी का वहाँ पर एक डिपार्टमेंट क़ायम किया जाए। जैसा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इवन जो घर की ख़वातीन होती हैं उनको भी इन सेफ्टीज़ के बारे में बेहद अवेयरनेस रहना
ज़रूरी है। फिरोज़ खान साहब, जैसा कि हमें कॉल वसूल हुआ था निज़ामाबाद से, जी आपके जहन में सवाल हो तो इस पर आप जवाब। जी हाँ, निबोश के सर्टिफिकेट, निबोश आईजीसी के सर्टिफिकेट पर अटेस्टेशन होता या नहीं होता? देखिए, जो साहब थे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, जी लेकिन रिजवान थे जी। रिजवान साहब से मेरी ये अपील है कि हर कंट्री के मुख्तलिफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। तो अगर आप सऊदी अरेबिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ के लिए अटेस्टेशन कराना चाह रहे हैं तो निबोश के सर्टिफिकेट पे आईजीसी का अटेस्टेशन होता। सऊदी अरब का अलग प्रोसीजर है और ओमान का अलग प्रोसीजर है जी। तो ये सारी चीज़ें आप छोटे से सवाल में पूछे, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत बड़ा है जी। हर मुख्तलिफ के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम अफेयर्स जो है वो मुख्तलिफ रहते हैं, हर कंट्री के अलग अलग मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो आप कौन सी कंट्री जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो सर्टिफिकेट के ऊपर अटेस्टेशन होता है या नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए अगर ये सऊदी अरब का रुख करना चाहते हैं तो? सऊदी अरब में करना चाह रहे तो क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स पे GAD नहीं होता, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो सऊदी अरब के सर्टिफिकेट्स के ऊपर वही सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन किए जाते जिस पे GAD और HRD हो सकते, ठीक है ना। तो निबोश आईजीसी जो सर्टिफिकेट है उस पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करती, इसीलिए सऊदी अरब पे आईजीसी का अटेस्टेशन नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं रिजवान साहब आपको माकूल जवाब मिल गया होगा। मेरा अगला सवाल फिरोज़ खान साहब से ही होगा कि ये जो सेफ्टी या फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं इनमें क्या सिखाया जाता है, मुख्तसर से आप बताते चलें, फिर इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फायर के बारे में, आग, व्हाट इज़ फायर, उससे हम लोग आरास्ता कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ फायर बहुत ज़रूरी है। जब उसको हम एक्सटिंक्ट करना है, यानी कि उस पर जब फायर जनरेट होती है उसको जब हम कंट्रोल में लाना है तो उसकी सारी जानकारी हमारे पास रहना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ की जानकारी हमारे पास नहीं है और उसको हम कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। तो सबसे पहले उसमें जानकारी, उसकी जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी, सारी की सारी जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शन से लेके फाइनल चेकलिस्ट तक ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ाए जाते कि फायर का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल, व्हाट इज़ फायर टेट्राहेड्रॉन, व्हाट आर द फेजेस ऑफ बर्निंग, ये और भी कई चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है हमारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें डिटेल में बताते। उसके बाद में प्रैक्टिकल भी वो लोगों को लेकर जाके हम पूरा ट्रेन करते, उसी के बाद सर्टिफाइड करते। तो सबसे पहली चीज़ है सोर्सेस ऑफ फायर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ फायर एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। जब तक ये 4 से 5 पॉइंट्स एक स्टूडेंट या कोई भी शख्स समझ नहीं सकेगा, जब तक वो फायर को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, ना ही उसको एक्सटेंड कर सकेगा। ठीक है। हिंदुस्तान में हम फायर और सेफ्टी के बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं, 2000 के बाद ही ज़्यादा हमको सुनने में आया है। मैं फिरोज़ खान साहब से जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ये जो कोर्सेज शुरू किए गए, ये कब शुरू किए गए आपकी नज़र में, और हैदराबाद दक्कन में भी इसको कब शुरू किया गया और कहाँ कहाँ पर ये पढ़ाए जाते हैं? एक्चुअली ये जो मेन चीज़ है ये कई लोगों को नहीं मालूम और इसकी जानकारी भी नहीं है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले फायर एंड सेफ्टी कोर्स कौन से कॉलेज में और कौन से साल में और किसने शुरू किया। जी, सबसे पहले फायर एंड सेफ्टी कोर्स जो है वो नागपुर में शुरू हुआ। ठीक है। और वो कॉलेज का नाम था नेशनल फायर सर्विस इंजीनियरिंग, नेशनल फायर सर्विस इंजीनियरिंग ये कॉलेज का नाम था। ये नागपुर में सबसे पहले क़ायम हुआ और आपको सुन के हैरत होंगी कि ये कब क़ायम हुआ। जी, 1950 में एक्सपर्ट बोर्ड की एक मीटिंग बैठी, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको अप्रूव किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1956 में पहली बार हिंदुस्तान में, इंडिया में फायर एंड सेफ्टी कोर्स का
प्रोग्राम शुरू किया गया और अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ नागपुर से 1956। अक्सर लोगों को ये मालूम है कि 2009 या 2000 के बाद या 2005 के बाद में फायर एंड सेफ्टी कोर्स की शुरुआत हुई। ये अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए पब्लिक में जो है अवेयरनेस आने की वजह से ये चीज़ें मालूम हुई। लेकिन हकीकत ये है कि फायर एंड सेफ्टी कोर्स एक्चुअली जो शुरू हुआ नागपुर में वो 1956 में शुरू हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र नागपुर में जो है ये सबसे पहले 1956 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इन चीज़ों को सिखाने के लिए लग गए। मेरा अगला सवाल अफरोज़ अहमद खान साहब से होगा कि क्या हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसा एक नागपुर के बारे में तो हमको पता चला है, कि क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कोई इस किस्म के कोर्सेस अवेलेबल है, और अगर है तो वो कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आप बता सकते हैं क्या? उससे पहले हम एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, आप वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं जमाल अहमद फारूकी बोल रहा हूँ फतेहपुर से। जी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लगातार आपके प्रोग्राम को देख रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इतने काबिल लोगों को बुलाते हैं जिससे नई जनरेशन को और हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती है जी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपका मुनसिफ चैनल परवान चढ़े, आमीन, दिन ब दिन और बढ़े। जी। ये जो फायर एंड सेफ्टी का प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तजुर्बे वाली जानकारियाँ दे रहे हैं जी। आप सब लोगों को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें कॉल किया। जमाल फारूकी साहब, जैसा आपने दुआ की है, बेशक इस दुआ के हकदार सबसे पहले हमारे इस चैनल के चेयरमैन खान लतीफ़ खान साहब हैं, जिनकी कोशिशों की बदौलत इस चैनल को शुरू किया गया। और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन प्रोग्राम्स को पेश करता हूँ तो इसकी सबसे अहम जो जिम्मेदारी जाती है वो हमारे MD हैदर साहब, डॉक्टर हैदर साहब को जाती है। उनकी ही हिम्मत अफजाई पर मैं इस किस्म के प्रोग्राम्स आप तमाम के सामने लेकर के आता हूँ। बेशक ये दोनों इस दुआ के मुस्तहक़ हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी टीमें हमारे साथ काम करती हैं मुनसिफ TV या मुनसिफ चैनल को चलाने के लिए, इसके साथ साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके बगैर भी इस प्रोग्राम्स को हम पेश नहीं करते, वो भी इस दुआओं के मुस्तहक़ ज़रूर हैं। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, जी, फायर सेफ्टी के बारे में, एडमिशन के बारे में पता करना था, किस कॉलेज में है जी जी, करना चाहते हैं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार, मुजफ्फरपुर से। आपका नाम बता दीजिएगा। अब्दुल अल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। अभी आप मुलाज़ा फरमाइए, मैं वही सवाल कर रहा था अफरोज़ अहमद खान साहब से कि हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पर इस किस्म के क्या कोर्स पढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इसे डिग्री ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाता है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इसे डिप्लोमा के प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाता है। जी। तो अपने हिंदुस्तान में जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी ख़ुद की यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है, उसमें भी डिप्लोमा कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, और उत्तर प्रदेश में शोभित यूनिवर्सिटी है, और इग्नू है। मज़ीद मैं आपसे जानकारी हासिल करूंगा, उससे पहले कॉलर को शामिल कर लेता हूं। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद करीम और मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी करीम साहब, सवाल बताइएगा। जी सर, फायर एंड सेफ्टी में हम लोग जो कोर्सेज करते हैं जी जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरी वाला कोर्स है वो उस कोर्स के बारे में बताएंगे आप? जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जी, उससे पहले आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में हैं जो इस किस्म के कोर्सेज चलाती है, आप नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए थे। जी जी जी, और दिल्ली वगैरह में भी मिल जाएंगे इस जी किस्म हाँ, के? इंस्टीट्यूट्स तो आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ थोड़े स्पेसिफिक है और साउथ में ज़्यादा है। मोस्टली तमिलनाडु में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है। एक पेरियार यूनिवर्सिटी भी है, वो भी तमिलनाडु में ही एस्टेब्लिश्ड है, और पैसिफिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी है, और इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के नाम से जो है उसमें भी ये कोर्स। मैं सुना कि केरला में बहुत ज़्यादा इस किस्म के कोर्सेज। केरला में इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी नहीं, और ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड
एजेंसीज़ के कोर्सेज पढ़ाते हैं केरला में। ठीक है, ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं अफरोज़ अहमद खान साहब। डिग्री तो उमूमन 3 साल की हमारे पास होती है। डिप्लोमा कोर्सेज के कितने? डिप्लोमा कोर्सेज 6 मंथ्स से लेकर 2 इयर्स का भी होता है। ये अलग अलग कोर्सेज पे डिपेंड करता है। जैसे अभी अपने और एक सवाल आया था कि कौन सा कोर्स करने पे सैलरी में, तो वो डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें ड्यूरेशन जो है कोर्सेज के हिसाब से सेट होता है। 6 मंथ से लेकर। तो अफरोज़ अहमद खान साहब, अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना हो तो फिर ये जो एकेडमिक ईयर होगा उसी वक्त? जी बिल्कुल, आप जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर से बात कर सकते हैं या सेक्रेटरी या वेबसाइट वगैरह से पता कर सकते हैं कोर्सेज के ड्यूरेशंस क्या है और इनके जो है स्टार्टिंग ड्यूरेशन, स्टार्टिंग टाइम क्या है, और उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। रही बात अगर हैदराबाद दक्कन की ले लें तो फिर OU में ये अवेलेबल है? जी हाँ, OU में ये डिप्लोमा कोर्स है। जी हाँ। जैसा इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी काम करते हैं। मैं फिरोज़ अहमद खान साहब से जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ अगर कोई डिग्री और डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो इसकी तो एक अहमियत रहती ही है, लेकिन जो इन जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमको दिखते हैं फायर एंड सेफ्टी के, जहाँ पे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, इसकी क्या अहमियत है? बच्चों को जब इन इंस्टीट्यूशंस के तरफ जाना होता है तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा? ये सवाल बहुत अहम सवाल है और वाकई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नौजवान जो बच्चे हैं ये लोग सबसे पहले चूज़ करना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अगर इंस्टीट्यूट कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, फर्स्ट पॉइंट। अब एफिलिएटेड होने के बाद चलिए ये फलाना इंस्टीट्यूट है, फलाने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हमको इसमें एडमिशन लेना है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है, एडवाइस है कि भाई चाहे या तो इंस्टीट्यूट कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो या फिर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर हो। ठीक। सबसे पहली चीज़ है आप कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर उसकी सीनियरिटी के नाम से एडमिशन मत लीजिए। जी। आप जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें जाइए, या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें जाइए, काउंसलर्स रहते हैं वहाँ पर, काउंसलर से जो है सो आप कम्युनिकेट करिए। उसके बारे में जो है आप ये डिमांड करिए कि जो मेरा ट्रेनर है मुझको उससे बात करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जी। जो मेरा ट्रेनर है मुझको उससे बात करनी है। जब आप ट्रेनर्स के पास जाएंगे और उससे आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम से कम स्टूडेंट्स को मेरा ये एडवाइस और स्ट्रिक्ट एडवाइस और सजेशन है कि आप एक ट्रेनर से मिनिमम आधे घंटे से ज़्यादा बात करिए। जी। अब उसकी वजह पूछेंगे आप, जी भाई आधा घंटा, तो उसकी वजह ये है कि आधा घंटा बात करने में आपको जो है ट्रेनर की सलाहियत, ट्रेनर का एक्सपीरियंस, नॉलेज, उसकी नॉलेज, वो पढ़ाने के काबिल है या नहीं है, या उसके पास नॉलेज है या नहीं है, या फिर अभी अभी सीख के सर्टिफिकेट लेके पढ़ा रहे हो, या फिर वही इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए थे वही इंस्टीट्यूट में फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए। और सबसे अहम बात, जो ट्रेनर के पास आपको आधा घंटा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, मादा है, वो ट्रेनर सक्सेसफुल ट्रेनर है। जी। वो ट्रेनर सक्सेसफुल ट्रेनर है, क्योंकि बाज़ वक़्त होता ये है स्टूडेंट एक डाउट पूछ लेता, ट्रेनर को जो है उसकी नॉलेज नहीं होती, तो वो एकदम से इरिटेट होके स्टूडेंट की इंसल्ट कर देता। तो इंसल्ट करने से स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते, फिर अगली क्लास में वो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ठीक। तो वो ट्रेनर जो है स्टूडेंट को आधा घंटा बर्दाश्त कर रहा, उसकी बातें सुन रहा, तो ये समझ में आता है कि उसका पेशेंस लेवल कितना ज़बरदस्त है और उसके पास कितनी नॉलेज होंगी, तो वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। जैसा साहब ने फरमाया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके बारे में फरमाया, वरना गवर्नमेंट वगैरह में तो आपको मजबूरन जहाँ से एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आपका राइट है, आपका हक़ है, आप अच्छी तरीके से जानबूझकर उसमें एडमिशन लीजिएगा। कि वो जैसा साहब ने फरमाया, बहुत सारे लड़के होते हैं अभी पास किए हुए होते हैं डिप्लोमा, और वही ख़ुद पढ़ाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं।
ज़ाहिरी बात है उसमें से भी कुछ लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन वो 1-2% या 5% से ज़्यादा नहीं होते। तो जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रुख करें तो ये चीज़ें देखिए। फ़िरोज़ खान साहब से मैं और ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये किस डिपार्टमेंट से इनका रिकग्निशन या फिर एफिलिएशन होना ज़रूरी है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो MES मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से होना ज़रूरी है। अगर कम से कम यहाँ से नहीं कराए तो एक स्टेट इंस्टीट्यूट से आप जो है उससे रिकॉग्नाइज या ऑथराइजेशन लीजिए, टाई अप करिए। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम JNNYC है ना, तो इनसे आप जो है सो टाई अप करिए। कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हर इंस्टीट्यूट का जो है टाई अप रहना ज़रूरी है या फिर ऑथराइज्ड रहना ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर प्राइवेट सर्टिफिकेट्स रजिस्टर्ड करा लिया, फॉर्म रजिस्टर्ड तो कोई भी करा सकता, प्रॉब्लम नहीं है, और इंस्टीट्यूट कोई भी खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को वो सर्टिफिकेट इशू करना इतना ज़रूरी है जो फ्यूचर में उसके काम में आए। जी, अफरोज़ अहमद खान साहब मज़ीद इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप सर्टिफिकेट्स का लेकर? जी, इसमें तकरीबन इंस्टीट्यूशंस को स्टेट लेवल के, कम से कम स्टेट लेवल के ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे अटेस्टेशन ऑथराइजेशन होना चाहिए उनका। जैसा फिरोज साहब ने बताया, JNNYC से होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर। इसमें फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा डिवीज़न स्टार्ट किया है उन्होंने, उससे एफिलिएटेड होना चाहिए। SIVE एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट सेटअप है जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्ट्रक्चर। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे डेफिनेटली, जिनमें से एक से ऑथराइजेशन या रिकॉग्निशन होना चाहिए। जी, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स आप क्या समझते हैं जो हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, अमूमन ये लोग इन लोगों से ये हासिल करके चला रहे हैं मेजॉरिटी में? मेजॉरिटी में जी हाँ जी, चारों में से एक आध तो होना ही चाहिए, होता भी है। बेसिकली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है फायर एंड सेफ्टी के, उनकी तरफ जो है थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है अपने इंस्टीट्यूशंस का, मगर ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है वो लाइफ टाइम, उसकी जो है ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। इंशाल्लाह आज न कल अपनी कंट्रीज़ में भी फायर एंड सेफ्टी के जॉब्स इतने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कि जब गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा होगी। जी, फिरोज़ खान साहब, हम जब ये इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं तो बोर्डों, उनके जो बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर OSHA, OSHA, आयोश, निबोश ये लिखे होते हैं, इस पर आप रोशनी डालिए, ये क्या चीज़ें हैं? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने अपने कंट्रीज़ में और अपने अपने एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर्स के ज़रिए से अफिलिएटेड है, जेन्यून है, और इनके पास जो ट्रेनिंग, जो जिस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, और इनकी डिमांड जो है वो डिमांड भी बहुत मार्केट में एट प्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पे इनकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। जी दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं फायर एंड सेफ्टी पर। इससे जुड़े कोई भी आपके पास सवाल हो इस करियर से लेकर के, तो ये प्रोग्राम 10:30 बजे तक रास्त टेलीकास्ट हो रहा है। जो फ़ोन नंबर आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इस पर ज़रूर आप जुड़ के हमारे एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कीजिएगा। एक कॉलर हमसे जुड़ गए, देखते हैं कौन सा हमें क्या जानना चाहते हैं। हेलो, ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। दोस्तों, हम जैसा कि फरमाया कि फायर एंड सेफ्टी से जुड़े करियर पर गुफ्तगू की जा रही है। इसके बाद अगर किसी ने इस किस्म का डिप्लोमा या फिर कोर्स किया हो, वो भी जानना चाहते हो कि फ़र्दर किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स कहाँ पर होते हैं, किस तरीके से जॉब्स हासिल करना चाहिए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन व हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल ज़रूर तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मी अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मी अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफ़त और यहाँ की बेहतरीन फ़नकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नज़र इसको कुछ यूं लगी, है बेचैनियाँ पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के, बुलंद व बाला ये चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल, कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक। हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा, जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन फायर एंड सेफ्टी पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है फ़ेरोज़ अहमद ख़ान साहब, जो एक्स साइट इंजीनियर हैं। KSA में आपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी अल ज़ुग़ैबी, इस कंपनी में आपने अपनी खिदमत अंजाम दिए। आपके साथ है अफरोज़ अहमद ख़ान साहब, जो कंट्री मैनेजर हैं एडॉप्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज के। आप मुंबई मेट्रो स्टेशंस पर और हैदराबाद में भी जो मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आपने कई चीज़ें इंस्टॉलेशन और सप्लायर भी आप हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हमें कॉल उसूल हुई थी मोहम्मद करीम साहब की, कर्नाटक से इन्होंने कॉल किया था। मैं फ़ेरोज़ खान साहब से कोई दरख्वास्त करता हूँ इनके सवाल पर रोशनी डालें कि फायर एंड सेफ्टी में जो ऐसे कौन से कोर्सेज होंगे जिनको लिया जाए तो सैलरीज़ वगैरह ज़्यादा मिल सकती है जब जॉब के लिए जाए। जी सर। देखिए, पहले तो सवाल ही थोड़ा सा दुरुस्त नहीं है जी। कोर्स फायर एंड सेफ्टी एक ही कोर्स है, ठीक है। तो फायर एंड सेफ्टी में कौन सा कोर्स में मुझे करने से सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ये सवाल ही थोड़ा सा दुरुस्त है। हाँ, आप अगर ये पूछेंगे तो मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि फायर एंड सेफ्टी में किस लेवल तक अगर आप सीखेंगे तो आपको सैलरीज़ मिलने के कितने ज़्यादा सैलरीज़ मिलने के कितने चांसेस है। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर, आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करता। आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अगर ग्रेजुएट है या मास्टर्स है जी, और आप सेफ्टी में PG डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग अगर आप अचीव कर रहे और उसके बाद में जो है आप उसमें परफेक्ट ट्रेनिंग हासिल कर रहे, उसके बाद में आप ट्रेनिंग करने के बाद में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है कि हाँ भाई, अब मैं ये सारी चीज़ प्रॉपरली कर सकता हूँ। जी, माज़रत ख़्वाहिश से मैं रुकते कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। तारिक अब्दुल्ला, मुजफ्फरपुर, बिहार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल मेरा बताइए। सवाल है कि मैं बीटेक फायर एंड सेफ्टी इस साल करना चाहता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मेरे लिए बेहतर होगी? बिहार से आप कॉल कर रहे हैं? जी। ठीक है। आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? 12th पास है। आप 12th पास है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया।
वालेकुम सलाम। जैसा कि फिरोज साहब फरमा रहे थे कि आपको सैलरीज, करीम साहब ने हमें कर्नाटक से कॉल किया था, उससे पहले मैं और एक कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम जुनैद है, मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। जी जुनैद साहब फरमाइए। जी, ये निबोश आईजीसी करने के बाद जी निबोश आइलैंड गैस का क्या तरीका है? पूरा आईजीसी यूनिट कंप्लीट हो गया है मेरा। जी जी जी, उसके बाद मैं ऑयल एंड गैस ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पूरे यूनिट्स में बैठना पड़ेगा या फिर एक ही काफी है? ठीक है, ये सवाल आप। पहला। दूसरा सवाल एकेडमिक ये है मेरा। क्वालिफिकेशन। जी, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है जुनैद? जी, मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कौन से? किस 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 से आपने ग्रेजुएशन किया है? बीकॉम बीएससी के? जी, बीएससी से है मेरा। बीएससी आपने की है, ठीक है। दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है जी जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है सेफ्टी में? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? हाँ जी, वो हर जगह हम पढ़ने में ये आता है, आईएलओ ये कह रहा, आईएलओ ये कह रहा। जी ठीक है। खासतौर पे निबोश आईजीसी पूरा सिलेबस आईएलओ से लिया हुआ है, जी। तो उसका क्या रोल है सेफ्टी में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आईएलओ से ही कोर्स लिया गया, ये सबसे बड़ा वहाँ पे उनका रोल है। बहरहाल फिरोज साहब फरमा रहे थे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन मायने रखती है। हाँ जी, हायर सैलरीज के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कम से कम ग्रेजुएट अगर हो तो, कम से कम ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स हों आप, तो उसके बाद में जो, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो सैलरीज के टैरिफ्स अरेंज किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं, वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर ही उसको अरेंज किए जाते हैं। तो उसके बाद ये फायर एंड सेफ्टी कोर्स। हाँ, फायर एंड सेफ्टी कोर्स में आप एक तो सबसे पहली चीज़ आप परफेक्ट होना ज़रूरी है, और उसके बाद में जो है आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी गए और छोटी सी आग लगा दिए और फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा दिए। जी, उसको बोलेंगे हाउ टू यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर, वो प्रैक्टिकल में नहीं आता। आपकी डेली 8 आवर्स के जॉब में आपकी डेली रूटीन क्या है, वो एक प्रैक्टिकल उसको बोला जाता है। वो प्रैक्टिकल आप जब ही अचीव कर सकते हो वो नॉलेज, जब आप इंटर्नशिप में जाए। इंटर्नशिप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की जो इंटर्नशिप है, वो इंटर्नशिप में जो है जब आप जाएंगे वहाँ पे रियल टाइम के थ्रू जब आप जॉब करेंगे, वहाँ पे आपको ये नॉलेज मिलेगी। मैं अफरोज़ अहमद खान साहब से जानना चाहूँगा। एक बिहार से हमें फ़ारूक अब्दुल्ला ने कॉल किया था, फायर एंड सेफ्टी 12th पास है, फायर सेफ्टी में कोर्स करना चाहते हैं। बिहार में जैसा है, नॉर्थ इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी बता सकते हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। जी, उसमें उससे आप रब्ता कर सकते हैं। या फिर जैसा साउथ इंडिया वगैरह में भी? साउथ इंडिया में तो मैंने बताया ही है, जैसे पेरियार यूनिवर्सिटी है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, वो तो उसके लिए उनको साउथ आना पड़ेगा। जी, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद। आपने राजस्थान में भी एक यूनिवर्सिटी? हाँ, राजस्थान में शोभित राजस्थान में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, उस यूनिवर्सिटी से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसा एकेडमिक साल शुरू होता है आप वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अभी शुरू होने वाला ही है अप्रैल मई में, तो आप एकेडमिक साल में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ का नाम इन्होंने गिनवाए हैं, इसको आप जो है वेबसाइट पे भी उनके जा कर के एडमिशन के बारे में प्रोसीजर मालूम कर सकते हैं। जुनैद ने करीमनगर से कॉल किया था। मैं फिरोज साहब से जानना चाहूँगा, इनका जो पहला सवाल था निबोश को लेकर के, सवाल जहन में हो तो आप बताइएगा। जी, आपका सवाल था निबोश आईजीसी आप कर चुके हैं, उसके बाद में आपको ऑयल एंड गैस करना है। तो मेरा ये मशवरा है, मेरा सवाल अब उनसे ये है जी कि भाई जब आपको ऑयल एंड गैस ही करना था तो निबोश आईजीसी क्यों किए? ठीक है, अगर निबोश अब आईजीसी कर चुके हैं आप और वो सर्टिफिकेट अचीव कर चुके हैं आप, तो आप, क्योंकि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीएससी है, और आपके लिए बेहतर चीज़ हो सकती है कि आप ऑयल एंड गैस सेफ्टी भी सीख सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, क्रिटिकल कोर्स है कि इसको साइंस के स्टूडेंट से हटके दूसरा स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल, डेंसिटीज़ ऑफ ऑयल, कंप्रेशन ऑफ ऑयल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑयल, ये सारी चीज़ें एक साइंस स्टूडेंट ही आसानी से समझ सकता, और रिलेटेड टू साइंस स्टूडेंट को ही ये जॉब ऑयल एंड गैस सेफ्टी का जॉब प्रोवाइड किया जा सकता। आप बिल्कुल
ऑयल एंड गैस सेफ्टी भी कर सकते हैं। ILO के मुतालिक ये जानना चाहते थे, ILO का रोल इन कोर्सेज में क्या है? ये देखिए पूरी दुनिया में ये ILO जो है इसके कोड्स है। एज़ पर दिस कोड्स, ये कोड्स के मुताबिक हर ट्रेनर को, हर इंस्टीट्यूशंस को या फिर हर कॉलेज को वो कोड्स के मुताबिक ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ना कि अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना है, ना कि कोई चीज़ अपनी ओन से कुछ ऐड करके पढ़ाना है, ना कि कोई चीज़ जो है गलत पढ़ाना है। जो प्रॉपर स्टैंडर्ड कोर्स जो रहते हैं वो कोर्स के हिसाब से उनको ट्रेन करना। तो ये ILO ने इस स्टैंडर्ड कोर्स को डिज़ाइन किया। स्टैंडर्ड, ठीक है। दोस्तों, फिरोज़ साहब भी एक एजुकेशन एकेडमी चलाते हैं। अगर मैं ये इनके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में ना जिक्र करूं तो ये मेरे लिए ठीक ना होगा, क्योंकि क्राफ्ट एजुकेशन एकेडमी के नाम से 2009 से फिरोज़ साहब फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी, वन ऑफ द ट्रेनिंग वो वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मैं सबसे पहले फिरोज़ साहब को से जानना चाहूँगा कि आप किस किस्म के ये कोर्सेस और कितने मुद्दत के लिए चलाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ कहाँ देते हैं। दूसरी चीज़, अफरोज़ अहमद ख़ान साहब की कंपनी जो है वो यहाँ से बच्चों को, यहाँ के अलावा और दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी मौक़े फराहम करती है प्रैक्टिकल में और जॉब्स वगैरह देने में। तो सबसे पहले फिरोज़ साहब से मैं जानना चाहूँगा कि आपके एजुकेशन एकेडमी में फायर एंड सेफ्टी का जो कोर्स है ये किस तरीके का होगा, किस लेवल का होगा और कितनी मुद्दत के लिए चला जाता है? देखिए, मेरे पास 4 से 5 किस्म के कैटेगरीज ऑफ कोचिंग है, जैसा कि बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। ये 4 किस्म के कोर्सेस मेरे पास है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट डिप्लोमा कोर्स, ये डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स के फिर से वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो 3 मंथ्स टू 1 ईयर्स तक का ये कोर्स ड्यूरेशन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बच्चों को मैं पूरा ट्रेन कर देता हूँ, स्टूडेंट्स जब कम्प्लीटली ट्रेन हो जाते हैं तो उनको मैं अपने ओन से एक प्रोजेक्ट पे भिजाता हूँ। ठीक है। डायरेक्टली सर्टिफाइड नहीं करता हूँ, उनको मैं प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में सर्वे के लिए भिजाता हूँ। भाई आपका प्रोजेक्ट ये है, मेरे को ये टाइम तक आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट ये है, आप ये टाइम तक मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। तो जब मेरे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करते तो जाहिर सी बात है उसमें माइनर मिस्टेक्स होते जी। मुझे ये पता चलता है कि स्टूडेंट के पास नॉलेज कितनी है, जो वो अपने पैसे फीस जो बेचारा पे करा कोई भी कीमत में, वो अमाउंट ऑफ फीस जो पे करा उससे बेहतर नॉलेज में उसको प्रोवाइड कर सका या नहीं कर सका जी। तो वो मेरे को जब मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट सबमिट करे। देखिए, एग्जामिनेशन ऐसी चीज़ है स्टूडेंट लिख दे सकता, लेकिन प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है वो खुद उस पर मेहनत करता। सही। तो जब प्रोजेक्ट लाके वो हमारे पास सबमिट करते, हम वो प्रोजेक्ट को जब रेफ़र करते तो उसके बाद में हम स्टूडेंट्स को सर्टिफाइड करते। सर्टिफाइड करने के बाद में मेरे पास टाई अप्स है दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडस्ट्रीज़ के, वहाँ पे इंटर्नशिप पे उनको भिजाते, क्योंकि चैनल आप जो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन के बच्चों तक आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है। आपके साथ साथ दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर भी ये अवेलेबल बिल्कुल रहते हैं। मैं अफरोज़ अहमद खान साहब से जानना चाहूँगा, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वक्त की कमी है, जल्द से जल्द सवालों के जवाब दीजिएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चों को इंडिया में और गल्फ़ कंट्रीज़ में कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इन कोर्सेज़ के बाद? जी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद पहले तो एज ए फ्रेशर उनको इंडिया में ही काम करना चाहिए, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में फ्रेशर्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती। गल्फ़ कंट्रीज़ में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस पूछा जाता है। कॉलर को मैं कर ले लेता हूँ। हेलो। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। जी यूनुस साहब। जी शेख फिरोज खान साहब जो बैठे हुए हैं, इनसे मैं वगैरह का एड्रेस लेना चाह रहा हूँ, और ये कॉस्ट वगैरह क्या लेते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए? क्या चीज़? शेख तक इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट का एड्रेस लेना चाह रहा हूँ। जी कोर्स के लिए चार्जेस क्या ले रहे हैं वो मालूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया मोहम्मद यूनुस। आप अभी जो कॉल किए हैं वहाँ से ये तफसीलात हासिल कर सकते हैं, पता वगैरह हम आपको बता देंगे, थोड़ी देर में आप कॉल कीजिएगा इसी नंबर पर 66660058 पर। जी अफरोज़ अहमद खान साहब। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तो पहले कोर्स कंप्लीट करते ही बच्चों को चाहिए कि हैदराबाद में या इंडिया में ही कोई भी कंपनी जहाँ पे फायर एंड सेफ्टी नॉर्म है जो फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। सैलरी
को प्रायोरिटी नहीं सेकेंडरी मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस गेन करना है। जनरली यहाँ पर भी अगर बच्चे के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है और टैलेंट है, नॉलेज है, तो 20 to 25,000 की सैलरी मिल ही जाती है। अगर उससे कम भी मिल रही है तो एज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक सर्टिफिकेशन के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करके 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल काम करके उसके बाद गल्फ़ की तरफ रुख करना चाहिए। गल्फ़ के अलावा फिर साहब फॉरेन कंट्रीज़ में भी इन लोगों की मांग है? बहुत है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ वाले ही हमको यहाँ पर सिखा रहे, ट्रेन कर रहे। जी जी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो गल्फ़ मौका ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा चांस मिल सकता है। एक आधा मिनट फिरोज साहब को दूंगा कि मैं आप क्या मशवरा देंगे फेयर और सेफ्टी को लेकर के बच्चों को, क्या इस कोर्स में आना कितना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा इस किस्म के कोर्सेस? देखिए, सिर्फ फायर एंड सेफ्टी के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप सेफ्टी प्रोफेशन में एंटर होना पसंद कर रहे तो मेरे हिसाब से जो है आप सबसे पहले जो मार्केट में प्रेजेंटली डिमांडेबल सेफ्टी कोर्सेस है, जैसा कि पहले फायर एंड सेफ्टी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। ठीक। अब हेल्थ सेफ्टी, ऑयल एंड गैस सेफ्टी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 कोर्सेज जो है ये डिमांडेबल कोर्स है मार्केट में। इसके रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा है। अब अक्सर होता ये है कि जब एक स्टूडेंट फीस पे करके फायर एंड सेफ्टी का कोर्स सीख लिया, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। जी। अब पेपर एड्स आते, रिक्वायरमेंट्स होते कि भाई कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की ज़रूरत है या इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, फायर एंड सेफ्टी रुक गया। अब वो बेचारा तो फीस पे करके सिर्फ और सिर्फ फायर एंड सेफ्टी कोर्स ही सीखा। ठीक है। तो अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है, तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी सीखना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। ये तीनों कोर्सेज करना चाहिए। ये तीनों कोर्सेज करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? कम से कम 4 से 5 महीने ये लोग अपने बिताना चाहिए सेफ्टी में, ताकि ये लोग परफेक्ट हो जाए फायर एंड सेफ्टी में और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में। क्योंकि पेपर में ऐड दे देते रिक्वायर्ड सेफ्टी ऑफिसर जी, जब आप वहाँ पर जाते तो फिर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चलता है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें थी गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन फिर भी मैं हमारे एक्सपर्ट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब कभी आपको फ्यूचर में वक्त मिलता है तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब, फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब, आप आए, बहुत कीमती मालूमात से बच्चों को नवाजा और ख़ासकर हमको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म हासिल हुई। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले बुध को एक नए उन्वान पर करियर गाइडेंस में मैं फिर से गुफ्तगू करूँगा। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।